नमस्कार। हम लोग लास्ट टाइम पढ़ रहे थे ओशिनिया कॉन्टिनेंट और उसमें एक पोर्शन हुआ था पापुआ न्यू गिनी, लेकिन उसके दौरान कुछ ये चर्चा चली थी सवाना घास के मैदान के बारे में। तो चलो, सबसे पहले मैंने कहा भी था कि मैं सवाना के बारे में कुछ चर्चा करूँगा और उसके बाद मैं पढ़ाऊँगा ओशिनिया कॉन्टिनेंट का सबसे अच्छा पार्ट ऑस्ट्रेलिया। तो चलो ज़रा देखें, एक बार सवाना देखें, उसके बाद हम स्टेपी देखेंगे और उसके बाद शीतोष्ण देखेंगे। तो एक एक करके देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग सवाना देखेंगे और सवाना के पश्चात स्टेपी और टेम्परेट ग्रासलैंड यानी शीतोष्ण घास के मैदान नहीं देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया देखेंगे, स्टेपी और शीतोष्ण घास के मैदान फिर कभी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, सवाना, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा वो किसको लेकर के आएगा, ऑस्ट्रेलिया। चलो देखो, कुछ चीज़ें सवाना को लेकर के भ्रम में रहती हैं कि सवाना घास के मैदान पड़ते हैं। क्या सिर्फ सवाना घास के मैदान ही होते हैं? अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, सबसे ज़्यादा सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, सबसे बड़ा? तो फिर क्या पाए जाएंगे, कहाँ? अफ्रीका में। लेकिन सवाना क्षेत्र सबसे बड़ा कहाँ पर है? तो क्या अफ्रीका में है? नो। चलो देखो, सबसे पहले देखो, ये पृथ्वी है और ये हम कोई कॉन्टिनेंट मान लेते हैं, ये कोई महाद्वीप है। और महाद्वीप में जानते हो कि पवनों के आधार पर, यहाँ अक्षांश के आधार पर 23.5 डिग्री नॉर्थ लिखा है, लेकिन पवनों के आधार पर जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है वो 30 होता है। फिलहाल हमने यहाँ कितना बनाया है, 23.5। चलो ठीक है। तो एक होता है अक्षांश के आधार पर ताप कटिबंध पृथ्वी के, और एक होता है पवनों के आधार पर पृथ्वी के ताप कटिबंध। दोनों अलग अलग हैं। पृथ्वी के ताप कटिबंध अक्षांशों के आधार पर 0 से 23.5 डिग्री है उष्ण, लेकिन पवनों के आधार पर 30 डिग्री तक होता है, ठीक है। तो यहाँ हमने 23.5 बनाया है, लेकिन पवनों के आधार पर। तो ये क्षेत्र कौन सा होता है? ये क्षेत्र होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ईस्ट टू वेस्ट क्या चला करती हैं, व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड्स चलती हैं, ठीक है। दोनों गोलार्धों में ट्रेड विंड चलती हैं, यानी व्यापारिक पवनों को ही और क्या नाम देते हैं, पूर्वी पवनें, ठीक है। इस क्षेत्र में पूर्वी पवनें चलती हैं। और आप ये भी जानते हो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सूर्य का प्रभाव, सन का प्रभाव क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो ये क्षेत्र कैसा हो जाएगा, ये क्षेत्र हो जाएगा गर्म। तो गर्म क्षेत्र हो जाएगा, तो इसका मतलब पृथ्वी दो ही भागों में विभाजित है, स्थल खंड और जलमंडल। तो इसका मतलब ये जब स्थल खंड हो गए तो बचा वाला ये सब किसका पार्ट होगा, जलमंडल का होगा। सूर्य के प्रभाव के कारण यहाँ वाष्पीकरण होगा, बादलों का निर्माण होगा, और इन बादलों को पूर्वी पवनें क्या करेंगी, धक्का देंगी, और ये जाकर के स्थल खंड में क्या कराएंगी, वर्षा कराएंगी। वैसे तो यहाँ हमने सामान्य लिखा है स्थल। सामान्य स्थल का तात्पर्य यहाँ कोई भी हमें संरचना नहीं दिखाई दे रही, ना स्थलखंड में कोई संरचना नहीं दिखाई दे रही। मतलब क्या हुआ, ना कोई हमें पठार नज़र आ रहा है, ना कोई हमें पर्वत नज़र आ रहा है। तो साधारणतया हमने सामान्य तौर पे ये चीज़ें लिखी हैं, लेकिन जानते हो स्थलखंड में जब संरचनाओं का परिवर्तन होगा तो वर्षा की मात्राओं में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन, ठीक है। चलो फिलहाल हमने सामान्य तौर पे लिखा है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो सामान्य तौर पे यहाँ पे जैसे पूर्वी पवनें चल रही हैं, बादलों का निर्माण हुआ है, तो वर्षा तो यही ऐसे बादलों को धक्का देंगी, तो बादल आगे बढ़ेंगे। ये स्थलखंड का कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये स्थलखंड का ईस्ट हो जाएगा, ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। यानी ये किसी महाद्वीप का पूर्वी भाग है और ये किसी महाद्वीप का क्या है, पश्चिमी भाग है। तो चूंकि बादलों का निर्माण पूर्वी भाग में हुआ है, तो वर्षा की मात्रा पूर्वी भाग में ज़्यादा होगी, धीरे धीरे घटती हुई कहाँ चली आएगी, पश्चिम की ओर। तो पूर्वी भाग में, इसका मतलब क्या हुआ, उष्णकटिबंध क्षेत्र में पूर्वी पवनों के द्वारा जो वर्षा होती है वो किसी महाद्वीप के पूर्वी भाग में ज़्यादा होती है और पश्चिमी भाग में क्या होती है, कम होती है। तो वर्षा की मात्रा कई तरीके से होती है। एक तो 300 सेंटीमीटर के ऊपर की वर्षा लेते हैं, एक 200 से 300 सेंटीमीटर के बीच की वर्षा लेते हैं, और एक लेते हैं 100 से 200 सेंटीमीटर, और एक लेते हैं 50 से 100 सेंटीमीटर, और एक लेते हैं 50 से कम। तो जो 50 से कम वर्षा होती है वो जनरली उसको क्षेत्र को हम लोग क्या नाम देते हैं,
50 सेंटीमीटर से किसी स्थल खंड में कम हुई वर्षा को हम लोग नाम क्या देते हैं? मरुस्थल। अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बना है, इसका मतलब ये कैसा मरुस्थल हो जाएगा? ये मरुस्थल हो जाएगा गर्म। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? गर्म मरुस्थल हमेशा किस क्षेत्र में बनते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बनते हैं। किन पवनों के प्रभाव के कारण? पूर्वी पवनों के प्रभाव के कारण। और किसी भी महाद्वीप के किस भाग में बनते हैं? हमेशा किस में बनेंगे? पश्चिम में। तो देखो, एक तो वर्षा हो जाएगी 300 सेंटीमीटर के ऊपर, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं वेट। वेट का तात्पर्य होता है अति आर्द्र, यानी यहाँ हवा में नमी क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। ह्यूमिड का मतलब क्या होता है? आर्द्र, यहाँ भी हवा में क्या होगी? नमी होगी। ये एरिया 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच का लिखा है सब ह्यूमिड, और उसके पश्चात 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच का एरिया क्या कहलाता है? सेमी एरिड, और 50 सेंटीमीटर से कम का एरिया एरिड। एरिड का तात्पर्य यहाँ क्या हो जाएगा? मरुस्थल से हो जाएगा। अच्छा, सवाना क्षेत्र, तो एक होता है सवाना क्षेत्र। सवाना क्षेत्र की खास बात क्या है? इस क्षेत्र में वैसे वर्षा की मात्रा के आधार पर न लें, तो अगर नॉर्मली आधार पर लें तो ये क्या है? देखो, ये जंगल भी हैं और घास के मैदान भी हैं। ठीक है, हम लोग सवाना क्षेत्र पढ़ते हैं, सवाना घास के मैदान नहीं। सवाना क्षेत्र के अंतर्गत दो पार्ट हो जाते हैं, एक हो जाता है सवाना के जंगल और दूसरा हो जाता है सवाना घास के मैदान। ठीक है, शायद पहली बार ही पता चला होगा, है खैर कुछ लोगों को पता भी होगा। चलो देखते हैं, वैसे ज़्यादातर नहीं पता होगा। आपको क्या पढ़ा देते हैं? सवाना घास के मैदान नहीं, सवाना घास के मैदान सवाना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और सवाना क्षेत्र में जंगल भी शामिल हैं। तो सवाना क्षेत्र की औसत वर्षा कितनी होती? 70 से 150 सेंटीमीटर के बीच। तो एरिया कौन सा फिर आएगा जिसमें 70 से लेकर के 150 सेंटीमीटर के बीच का एरिया हो? तो ये आएगा सेमी एरिड। यहाँ भी देखो, यहाँ 70 पड़ेगा बीच में कि नहीं पड़ेगा, और 150 तक, तो इसका मतलब कौन सा क्षेत्र आएगा? 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच का एरिया आएगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब इस एरिया में सेमी एरिड जोन भी आएगा और दूसरा कौन आएगा? सब ह्यूमिड जोन भी आएगा। तो सवाना क्षेत्र के अंतर्गत सब ह्यूमिड भी रहेगा और सेमी एरिड रहेगा। क्लियर है? तो अब किसमें जंगल की खास बात क्या होती है? जंगल का मतलब पेड़ पौधे, और पेड़ पौधों की सामान्य वृद्धि के लिए कितनी वर्षा चाहिए? तो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा चाहिए। इसका मतलब ये एरिया कौन सा हो जाएगा? ये एरिया हो जाएगा सब ह्यूमिड का एरिया हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर, सब ह्यूमिड का। और घास के मैदान के लिए खास बात क्या है कि वर्षा कितनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर से कम। तो एरिया कौन सा हो जाएगा? सेमी एरिड। अच्छा, क्षेत्र कौन सा है? उष्ण। तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी है, इसका मतलब उष्णकटिबंधीय जंगल भी आएंगे, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भी आएंगे, और इन्हीं घास के मैदानों को हम लोग नाम क्या देते हैं? सवाना। समझ रहे हो? अच्छा, ये सबसे अच्छी वर्षा कहाँ पाई जाती है वैसे? तो देखोगे, अफ्रीका का एक सूडान देश है, वहाँ ये सबसे अच्छी वर्षा पाई जाती है, इसीलिए उसका नाम भी रख दिया गया है सूडान की जलवायु। तो चाहे आप इसको उष्णकटिबंधीय जलवायु कहिए, चाहे आप इसको सवाना जलवायु कहिए, चाहे आप इसको सूडान की जलवायु कहिए। समझ रहे हैं? तो 100 सेंटीमीटर से अधिक अगर वर्षा है तो क्या पाए जाएंगे? सवाना के जंगल पाए जाएंगे। अब अगर एरिया ये ले लो, ठीक है, अगर एरिया ये ले लो तो फिर कहाँ पाए जाएंगे? चलो देखो, मैं ज़रा इसको मिटा दूं और फिर कुछ चीज़ों को समझाने की कोशिश करूं तो शायद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इतना याद रखना, ये वाला क्षेत्र, चलो अच्छा पूरा नहीं मिटाएंगे, नहीं तो मिट जाएगा तो याद नहीं रहेगा, इतने में ही समझाते हैं। ठीक है, तो चलो देखो, अच्छा ये देखो क्षेत्र, तो मान लेते हैं कोई स्थल खंड ये है, कोई स्थल खंड ये है, और वर्षा की मात्रा यहाँ पर क्या है? लगभग में मान के चलो 70 से कितनी है? 150 सेंटीमीटर के बीच। क्लियर है? 150 सेंटीमीटर के बीच है। अच्छा, ये क्षेत्र किस में है? उष्णकटिबंध में है, तो इसका मतलब क्या चल रही होंगी? ईस्ट टू वेस्ट क्या चल रही होंगी? पूर्वी पवनें। तो ये बताओ, जब पूर्वी पवनें चलेंगी तो ये पूर्व से आ रही, तो वर्षा की मात्रा कहाँ होगी ज़्यादा? तो इस क्षेत्र को अगर दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो ये कर लें ईस्ट, और ये वाला क्या कर लें? वेस्ट कर लें। तो इसका मतलब वर्षा की मात्रा कहाँ होगी ज़्यादा? तो ईस्ट में होगी। तो इसका मतलब ये वर्षा जो होगी वो 100 से 150 सेंटीमीटर के क्या होगी? बीच होगी। और ये कितनी होगी? 70 से लेकर के 100 के बीच में। और 70 अगर 100 से नीचे है तो फिर क्या पाए जाएंगे? घास के मैदान। इसका मतलब यहाँ क्या होंगे? सवाना घास के मैदान होंगे। सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। सवाना घास के मैदान होंगे, और ये क्या होंगे? सवाना के जंगल होंगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये क्या होंगे? सवाना के जंगल। पूरा क्या है?
ये पूरा क्या कहलाएगा, तो पूरा क्या कहलाएगा, सवाना क्षेत्र कहलाएगा। तो सवाना क्षेत्र के अंतर्गत जंगल और क्या आएंगे, घास के मैदान। क्लियर है। ये कहाँ होंगे घास के मैदान, पश्चिम में, और ये कहाँ होंगे, पूरब में होंगे। लेकिन देखते हो जैसे हम कहते हैं सवाना क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक कहाँ पाए जाएंगे, तो अफ्रीका में पाए जाते हैं। क्लियर है। क्यों, क्योंकि वहाँ की जलवायु कैसी होगी, उष्ण होगी। क्यों, क्योंकि तीनों रेखाएं कहाँ से गुजरती हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से गुजरती हैं। समझ रहे हो। लेकिन एक होता है जैसे नहीं वो पढ़े होगे दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है, तो कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में। लेकिन अगर मरुस्थलों की संख्या की बात करोगे, मरुस्थलों की संख्या की, तो वो कहाँ ज़्यादा है, वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। इसीलिए उसे मरुस्थलों का देश कहते हैं। और मरुस्थल में क्या वर्षा हो पाएगी, देखो ये मरुस्थल है, वर्षा की मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं, प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। तो देखो चूंकि उष्णकटिबंधीय जलवायु सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, अफ्रीका में पाई जाती है। तो सवाना क्षेत्र सब सर्वाधिक कहाँ पाए जाएंगे, सवाना क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ पाए जाएंगे, तो कहाँ पाए जाएंगे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। लेकिन अब एक चीज़ देखो, क्या अफ्रीका में बहुत ज़्यादा पर्वतों की चोटियां हैं या पर्वत हैं, तो बहुत ज़्यादा पर्वत वहाँ नहीं पाए जाते। तो चूंकि मार्ग में अवरोधक का कार्य बादलों के लिए सबसे अच्छे कौन करते हैं, पर्वत करते हैं। तो जब पर्वत ही नहीं तो क्या बहुत अच्छी वर्षा हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। हैं छोटे मोटे पर्वत हैं तो बहुत अच्छी वर्षा नहीं हो पाएगी। तो फिर क्या पाए जाएंगे, वहाँ जंगल पाए जाएंगे ज़्यादा कि घास के मैदान पाए जाएंगे, तो घास के क्या पाए जाएंगे, मैदान। तो सर्वाधिक दुनिया में सवाना घास के मैदान कहाँ हैं, अफ्रीका में हैं। लेकिन अगर बात करें सवाना घास के मैदान जो हैं वो सवाना क्षेत्र के ही अंतर्गत आते हैं, ये एक भाग है सवाना क्षेत्र का। लेकिन अगर हम कहते दुनिया का सबसे बड़ा सवाना क्षेत्र कहाँ है, सवाना क्षेत्र कहाँ है, सवाना क्षेत्र की संख्या अलग है, वो अफ्रीका में हो जाएगी। और सबसे बड़ा सवाना क्षेत्र कहाँ है, जैसे हम कहते हैं तुम्हारे पास खेत बहुत है लेकिन कहीं 1 बीघा है, कहीं 1.5 बीघा है, कहीं 5 बीघा है, ऐसे मिला करके है। और मेरा डायरेक्टली एक ही खेत है लेकिन वो हम कहते कि 7 बीघे का है। तो सबसे बड़ा क्षेत्र एरिया के अनुसार हमारा हो गया, लेकिन टोटल में कौन चला जाएगा, आप चले जाएंगे। तो सबसे बड़ा एरिया के अकॉर्डिंग सवाना क्षेत्र कहाँ का है, तो वो कहाँ पड़ता है, वो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में भी कौन, यही तो ऑस्ट्रेलिया हो गया। और ये बीच से उसके क्या गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है। तो ये नॉर्थ वाला पार्ट हो जाएगा। यहाँ देखोगे छोटी छोटी पर्वत रेंज मिलेंगी। ठीक है, अभी जब ऑस्ट्रेलिया पढ़ाएंगे तो बताएंगे कौन कौन सी पर्वतमालाएं मिलेंगी, समझ रहे हो। तो यहाँ पर पर्वत श्रेणियाँ मिलेंगी और इसी क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा सवाना क्षेत्र पाया जाता है। लगभग में कहा जाता है कि 1.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, समझ रहे हो, इतना बड़ा क्षेत्र है ये। तो चलो ऑस्ट्रेलिया पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। तो सबसे बड़ा दुनिया का सवाना क्षेत्र कहाँ है, तो कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। और सवाना घास के मैदान दुनिया में सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो वो कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका में। अच्छा, अब बात आएगी सवाना के जंगल। तो ये नॉर्थ वेस्ट जो मानसून जाता है पर्वत चोटियों से टकराकर यहाँ वर्षा कराता है और वर्षा बहुत अच्छी हो जाती है, लगभग में 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच हो जाती है। और अगर वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच में है तो फिर वहाँ क्या होंगे, विकसित जंगल। तो सवाना जंगल की संख्या सर्वाधिक कहाँ पाई जाएगी, सर्वाधिक संख्या यहीं पाई जाएगी। ऐसा नहीं कि यहाँ सिर्फ घास के मैदान पाए जाते हैं, कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं यहाँ भी। और जब पर्वत श्रेणियाँ हैं तो वहाँ भी क्या पाए जाते हैं, 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच में क्या पाई जाती है, वर्षा। और वहाँ भी अफ्रीका में सवाना के जंगल और सवाना घास के मैदान दोनों मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाना का जंगल कहाँ मिलेगा, तो वो कहाँ मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। सबसे बड़ा सवाना क्षेत्र कहाँ मिलता है, वो कहाँ मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन सवाना घास के मैदान सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं संख्या में, तो वो कहाँ मिलते हैं, अफ्रीका में। सवाना के जंगल भी सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाएंगे, अफ्रीका में। लेकिन जंगल जो सबसे बड़ा सवाना का पाया जाएगा क्षेत्रफल के अनुसार, वो कहाँ पाया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। तो मुझे उम्मीद है कुछ समझे होंगे, और अगर समझे होंगे तो कृपया करके वीडियो को स्टेटस में लगा लिया करिए, कम से कम। समझ रहे हो, इतनी मेहनत करते हैं, बस देख लेते हो काम हो जाता है। चलो अच्छा, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ चीज़ें पता चली होंगी। और कृपया करके दूसरी बार जरूर वीडियो देखिए तो पूरा क्लियर हो जाएगा। अगली बार हम लेकर आएंगे कौन, ऑस्ट्रेलिया, और उसको आप देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।